गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पॉलिटेक्निक सेमेस्टर 2 के चैप्टर लाइट, फिजिक्स के चैप्टर लाइट का। ठीक है, ये पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैं पार्ट 1 में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पार्ट 1 में कुछ पार्ट्स बचे हुए थे जो पार्ट 2 में हम कंटेन कर रहे थे। पार्ट 1 में हमारा कंप्लीट हुआ था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, हम यहाँ स्नेल्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल टच एग्ज़ाम को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट्स उससे रिगार्डिंग मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में है स्नेल लॉ। क्या है? स्नेल लॉ। ठीक है, देखिए स्नेल लॉ होता क्या है। इट स्टेट दैट ड्यूरिंग फेनोमेना of refraction of sine of angle of incidence is directly proportional to sine of angle of refraction। मतलब जो साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। ओके, दैट मीन्स साइन आई, ये जो एंगल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन आर के। साइन आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई फॉर इंसिडेंस, एंड साइन आर देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, देखिए यहाँ पे है साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर, तो फिर साइन आई को हम लिख सकते हैं इक्वल टू सी इंटू साइन आर। क्यों? हम यहाँ जो प्रोपोर्शनल है ये साइन के लिए सी दिए कांस्टेंट। ठीक है, अगर उसके बाद फिर क्या करेंगे, साइन आई यही साइड है, साइन आर को हम ये साइड ले आएंगे तो इक्वल टू सी। देयरफॉर क्या हम लिखें, देयरफॉर हम क्या यहाँ पे लिखें, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू सी, सी फॉर कांस्टेंट। ओके, सी फॉर कांस्टेंट। देखिए यही है साइन साइन लॉ। ठीक है, सॉरी स्नेल लॉ। ठीक है, अब देखिए इससे एक फायदा क्या होता है। स्नेल लॉ हमको उस टाइम काम आता है जब हमको एक एंगल दिया हुआ है। अगर मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है, अगर ऐसे समझिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट ये 60 डिग्री दी हुई है, हमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, तो विद द हेल्प ऑफ साइन स्नेल्स फार्मूला, स्नेल्स लॉ, हम फाइंड कर लेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, ये इसका यूज है। ठीक है, और उससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ये सिंपल है। अगर इसको सिंपली समझे तो इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे। इन अदर वर्ड द रेशियो, सॉरी यहाँ पे ओ छूट गया, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये इक्वल टू ये क्या होगा, कांस्टेंट होता है। वही जो बात हम बताएं इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मैथमेटिकली साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू सी, सी फॉर कांस्टेंट, ये याद रखिएगा। यही है स्नेल लॉ, यही है स्नेल लॉ। ठीक है, स्नेल लॉ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे केस है। स्नेल लॉ हम बताए थे कि एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे कुछ केस हमको पढ़नी है जो कि एग्जामिनेशन में हरदम पूछे जाते हैं और अपनी क्वेश्चन को बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ। केस वन क्या हो रहा है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। यहाँ पे क्या होगा, साइन आई जो है वो ग्रेटर होगा साइन आर से। जब क्या हो रहा है, जब रेयरर से डेंसर की ओर लाइट ट्रेवल्स कर रहा है। ठीक है, एक मीडियम से दूसरा मीडियम, यहाँ पे एयर है रेयरर मीडियम, यहाँ पे वाटर है डेंसर मीडियम। तो जब ये तो साइन आई हो गया, अच्छा से समझिएगा, ये देखिए ये जो है ये तो साइन आई हो गया, साइन आई, और ये क्या हो गया, साइन आर हो गया। ये क्या हो गया, साइन आर। तो यहाँ पे जो है वो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि जब रेयरर से डेंसर की ओर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए रेयरर से डेंसर की ओर जा रहा है, रेयरर से डेंसर की ओर। इधर देखिए रेयरर है, ये रेयरर पार्ट है और ये डेंसर पार्ट है, तो इधर जा रही है। तो ये केस में क्या होगा, ये केस में ये होगा कि यहाँ पे साइन आई जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। देखिए साइन आई जो जो रेयरर मीडियम है उसका एंगल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू सी है, तो देयरफॉर साइन आई बाई साइन आर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसको क्या, ग्रेटर देन 1।
ठीक है। अब यहाँ पे देयरफॉर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसका मतलब तो सी होता है ना, ये तो हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू सी होता है, तो हम इसको कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 1, ये इसका हो गया केस 1। ठीक है, तो चलिए इसी तरह हम केस 2 देखते हैं। केस 2 यहाँ पे है, when light travel from denser medium to rarer medium then sin I is less than sin R। अगर देखिए सब वही है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये डेंसर मीडियम हो गया और यहाँ पे ये रेयरर मीडियम। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की और लाइट ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे डेंसर ऊपर है और रेयरर नीचे, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ जो डेंसर पार्ट है उसका एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू रेयरर का, तो इसी में हो जाता है साइन आई इज लेस देन साइन आर। ओके, साइन आई इज लेस देन साइन आर। तो फिर यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं सिंस साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू सी होता है, देयरफॉर साइन आई बाई साइन आर इज लेस देन 1। उसके बाद क्या हो जाएगा, लेस देन 1 है, देयरफॉर कांस्टेंट इज लेस देन 1, जो सी होगा उसका वैल्यू लेस देन 1 होगा। ये बात क्लियर है। ठीक है, यही है स्नेल लॉ, और इसी से अगर हायर में हम पढ़ेंगे तो फिर इसी से फाइंड होता है क्या क्या फाइंड होता है, एक अगर एंगल दिया हुआ है तो दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए, अगर आई दिया हुआ है तो आर फाइंड करने के लिए स्नेल लॉ का यूज करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी देखिए अच्छा से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में या तो एयर में विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। अगर कोई वैक्यूम है चाहे एयर है, ठीक है, एक तो है रेयर मीडियम क्या है, एयर है चाहे वैक्यूम है, जहाँ कुछ भी नहीं है और चाहे तो एयर है। ठीक है, और दूसरा क्या मीडियम है, कुछ दूसरा मीडियम है। ठीक है, ठीक है, कोई दूसरा मीडियम हम ले लेते हैं, कोई भी अलग मीडियम, तो फिर क्या होता है, वही ये डिनोट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या है, इट इज दैट डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। देखिए इसका सीधा से एग्जांपल क्या है, अगर इसको समझने के लिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, जो भी स्पीड मीडियम दिया हुआ है उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको समझने के लिए ये देखिए, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो गया, और स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ठीक है, और दूसरा क्या, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ गिवन मीडियम। यहाँ पे क्या होगा वो देखिए, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, देयरफॉर क्या, सी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो वेलोसिटी होगा वो लाइट कहाँ पे, वैक्यूम में, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इन गिवन मीडियम, जो भी मीडियम दिया रहेगा उसका, वही उसी का रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, चलिए आशा है क्लियर हो गया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आगे देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द टर्म ऑफ वेवलेंथ। इससे पहले आप ये देख लीजिए, म्यूजिकल टू क्या प्रूव किए हैं, सी बाई भी, जहाँ सी क्या है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है और भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ठीक है, पहला फिर से बता रहा हूँ, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और दूसरा v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, गिवन मीडियम। चलिए अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग को वेवलेंथ के टर्म में पढ़ना है, तो हम जानते ही हैं कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। ओके, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है, ये प्रूव कर दिए हम लोग ऊपर में। ठीक है, अब इसको देखेंगे इस तरह से, वी नो दैट v इज इक्वल टू एन लैम्डा, क्या होता है v इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये फार्मूला हम लोग को पता ही है कि v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू, अब v का वैल्यू हम पुट करेंगे 1 में, इसमें पुट करेंगे v का वैल्यू, ये जो v का वैल्यू है हम 1 में पुट करेंगे, तो क्या आएगा, पुट करने पे क्या आता है, म्यू इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई एन लैम्डा, यहाँ पे मीडियम 1, यहाँ पे मीडियम 1 और यहाँ पे मीडियम 2। ठीक है, n n1 और n2 मतलब दो मीडियम। ठीक है, अब नीचे देखिए क्या हो रहा है,
म्यू इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर, ठीक है, जो लैम्डा इन एयर और बाई लैम्डा इन मीडियम, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर और लैम्डा इन मीडियम, ठीक है। हैंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द गिवन मीडियम, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फर्स्ट वैक्यूम या तो एयर और दूसरा इन गिवन मीडियम, ओके। ये हो गया कंपैरिजन इन रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, ओके। चलिए अब क्या है, अब हम लोग को पढ़ना है फैक्टर इफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करते हैं, वो मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कौन कौन फैक्टर से मतलब इफेक्ट उनको होता है, ये हम देखेंगे इसमें। द फैक्टर विच इफेक्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर गिवन बिलो, ठीक है, यहाँ पे नीचे दिया गया है कौन कौन सा। फर्स्ट है नेचर ऑफ मीडियम, मतलब वो कैसा नेचर का है वो मीडियम, ठीक है। वैक्यूम और एयर तो कांस्टेंट रहेगा, बट मीडियम अगर हम चेंज करेंगे, मान लीजिए ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें डेविएशन थोड़ा कम होगा, अगर ज़्यादा होगा, और अगर हम वाटर ले लेंगे तो उसमें थोड़ा कम डेविएशन होगा। तो मतलब मीडियम जो नेचर है मीडियम का उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड ऑफ ऑल टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी वेवलेंथ डिपेंड करता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है कम है तो उसमें भी टेम्परेचर से, तो सेकंड टेम्परेचर हो गया। थर्ड नेचर ऑफ द सराउंडिंग मटेरियल, मतलब वो नेचर कैसा है सराउंडिंग मटेरियल का, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड है वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ उसका अपना स्पीड, वेवलेंथ भी इंपॉर्टेंट, अगर वेवलेंथ कम रहेगा तो डेविएशन कम होगा, वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा तो डेविएशन ज़्यादा होगा, ये सब डिपेंड करता है, ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। अब फोर्थ नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर कैसा है, ठीक है, लाइट का नेचर कैसा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो कितना फैक्टर कौन कौन सा है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इफेक्ट करता है, तो फर्स्ट नेचर ऑफ मीडियम, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड नेचर ऑफ सराउंडिंग मटेरियल, फोर्थ वेवलेंथ ऑफ लाइट और फिफ्थ नेचर ऑफ लाइट, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको कॉपी में नोट कर ले, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन में, झारखंड के एग्जामिनेशन में या कोई भी एग्जामिनेशन डायरेक्ट पूछ जाता है, फैक्टर इफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट, लिखिए कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फैक्टर इफेक्ट करता है, तो वैसे ही डायरेक्ट नेचर हम लोग को ये पांचों लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट समझ लें, ये इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में, ओके। चलिए आगे देखते हैं, ये लास्ट टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हम लोग को यहाँ डिस्पर्शन पढ़ना है, डिस्पर्शन मीन्स फैल जाना, ठीक है, मतलब एक लाइट है उसको हम क्या करते हैं, फैल करते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं, कभी बोलते हैं डिस्पर्स मतलब बिखर जाता है, ठीक है। तो वही डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्शन कैसे होता है वही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्या है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाई ए प्रिज्म इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट किसको बोलेंगे, जब वो फेनोमेना का जब हम व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास करवाते हैं, प्रिज्म, प्रिज्म कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है ट्रायंगल के जैसा, हम यहाँ से व्हाइट लाइट दिए, व्हाइट लाइट दिए तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर उसका 7 कलर निकलता है, जब हम प्रिज्म से इसको पास करेंगे तभी उसका कंस्टिट्यूएंट ऑफ कलर हम लोग को दिखेगा। 7 टाइप का कलर होता है एक व्हाइट लाइट में भी, कौन कौन सा कलर होता है वो हम लोग नीचे देखेंगे। उसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है, क्या बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जब व्हाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में फैल जाए, डिस्पर्स कर जाए, तो हम बोलेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए और क्या है यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे है एंड द बैंड ऑफ कलर ऑब्टेन्ड ऑन द व्हाइट स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, और जो बैंड होता है कलर का, व्हाइट लाइट का जो बैंड मतलब जो सातों कलर होता है वो जहाँ पे दिखता है, जहाँ हम लोग ऑब्टेन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम, या तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। द 7 कलर विच आर ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन आर फर्स्ट वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको आप सीरियली याद करें, ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे याद कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा, इसको सीरियली याद करें, क्योंकि जब तक सीरियली नहीं याद करेंगे, अगर आपको सीरियल वाइज पूछ दिया जाए तो फिर आप गलत कर देंगे, इसीलिए सीरियली इसको याद लर्न कर लीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसमें क्या है सीरियली याद कीजिए। तो इसका कितना कलर होता है, 7 कलर होता है, कौन कौन सा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। इट इज रिटन एज विबग्योर इन शॉर्ट, विबग्योर, इसको शॉर्ट में विबग्योर भी लिखते हैं, क्या VIBGYOR, बी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और रेड फॉर आर फॉर रेड, सॉरी,
चलिए अब हम इसको डायग्राम में देखेंगे कि आखिर ये होता कैसा है। ठीक है, ये होता कैसा है वो देखिए। यहाँ देखिए व्हाइट लाइट इधर से गया, ध्यान से देखिएगा व्हाइट लाइट, और ये ग्लास प्रिज्म है, हम बोले थे ट्रायंगल के जैसा होता है, ये ग्लास प्रिज्म है। ठीक है, तो इधर से व्हाइट लाइट पास किया, ग्लास प्रिज्म से टकराया। अब क्या हुआ, यहाँ पे 7 कलर देखिए, फर्स्ट नीचे से दिखाते हैं, सॉरी नीचे से दिखा रहे हैं। फर्स्ट विबग्योर, सेकंड इंडिगो, थर्ड ब्लू, फोर्थ ग्रीन, फिफ्थ येलो, सिक्स्थ ऑरेंज और 7 रेड। ठीक है, ये देखिए सीरियली यहाँ नीचे से ऊपर फैला हुआ है। ये कितना होता है, 7 कलर होता है इसका, 7 कलर। ओके, इसका 7 कलर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये इसका जो ये जहाँ पे दिखा, जो स्क्रीन में हमको दिखा, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। आप डायग्राम में साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेक्ट्रम में जो दिख रहा है स्क्रीन में, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और डिफिनेशन में भी आपको हम दिखा देना चाहते हैं कि देखिए क्या है, द बैंड, सॉरी द बैंड ऑफ कलर ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन व्हाइट स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, और देखिए व्हाइट स्क्रीन, ये व्हाइट कलर का स्क्रीन होता है, और इसी में जो बैंड बनता है, सीरियली वाइज बैंड बनता है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। तो समझ जाइए, व्हाइट लाइट को इधर से डालें, इसी फेनोमेना को, यही फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, क्या डिस्पर्शन मतलब, एक जो कलर है व्हाइट लाइट, उससे डिस्पर्स होके क्या होता है, अलग अलग कलर में अपने जो कंस्टिट्यूएंट कलर है उसमें बिखर जाता है, इसी को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इतना देखिए थ्योरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप उसे अपनी जो बुक है, रेफर्ड बुक, उससे आप बना लिए तो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे है नॉलेज बूस्टर, आपके लिए कुछ नॉलेज बूस्टर यहाँ डाले हुए हैं, आप इसको भी ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन बनाने के लिए और फिर अपनी नॉलेज के लिए। लाइट एक्ट एज ए वेब और एज ए पार्टिकल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें हम लोग डिफाइन नहीं किए। लाइट एक्ट करता है कैसा, लाइट एक्ट एज ए वेब और ए पार्टिकल्स, ये डुअल नेचर का होता है, लाइट डुअल नेचर का होता है, इसीलिए बोलते हैं लाइट एक्ट एज ए वेब, वेब की तरह होता है, और ये पार्टिकल्स के जैसा भी। ठीक है, अब सेकंड है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो ऐसे प्लेन वाला में और ऊबड़ खाबड़ वाला में, दोनों क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आया तो यहाँ इधर गया, ठीक है, गया ना, तो यहाँ अगर 60 डिग्री बन रहा है भाई, तो यहाँ भी 60 डिग्री बनेगा। क्लियर, ठीक है, ये हो गया कौन से फॉर्म में, रेगुलर के फॉर्म में, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर के फॉर्म में कैसा होगा, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, तो इधर से आया ऐसा, तो इधर से भी तो जाएगा ऐसा, तो हम यहाँ नॉर्मल देंगे। ठीक है, भले ही ये बहुत सारा रे आएगा तो पैरेलल नहीं होगा, बट ये भी क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, अगर मान लीजिए ये थोड़ा बढ़ गया तो ये भी थोड़ा बढ़ जाएगा। ये रूल है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों फॉलो करते हैं, याद रखिए। थर्ड है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इज काउज ड्यू टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये इसमें वीडियो में बता दिया गया कि क्या है, रिफ्रैक्शन इज काउज ड्यू टू द स्पीड ऑफ लाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 3 तो नॉलेज है आपके लिए, आप इसको याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट और इंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जिससे कि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ और आपका भी जो स्टडी है वो कंप्लीट रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।